नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सितंबर 2013 जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा बनाया, तब सलमान खुर्शीद की एक टिप्पणी ने सनसनी मचाई थी। कई लोगों को चौंकाया था और कई लोगों को गुस्सा भी दिलाया था। उन्होंने कहा था कि ये गुजरात के बाहर कभी गए नहीं हैं, ये कूप मंडूक हैं, ये विदेश नीति के बारे में क्या जानते हैं, और अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या हाल करेंगे भारत की विदेश नीति का। आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी। बराबर में आनंद शर्मा बैठे हुए थे और जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो पूरा हॉल भरा हुआ था। उनसे पूछा गया, नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया है। उनके मुंह से निकला था कि ये भारत के लिए डिसास्टर होगा, ये भारत को एक तरीके से तबाह करने वाला फैसला होगा अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का जो नरेंद्र मोदी के प्रति एक विशेष प्रेम रहा है, इससे हम और आप अपरिचित नहीं हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको अमेरिका से एक इनविटेशन मिला, वीजा लगना था। डिप्लोमेटिक वीजे होते हैं चीफ मिनिस्टर्स के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के लिए, तमाम जितने भी सांसदों तक के लिए होते हैं। लेकिन 67 सांसदों के हस्ताक्षर करवा करके तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को वो लेटर भिजवाया गया और ये कहा गया कि साहब, गुजरात दंगों का इनके माथे पर कलंक है, इन पर कई तरह के आरोप हैं, ये अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, इनको अमेरिका का वीजा ना दिया जाए। नहीं मिला। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 282 अकेले सीट मिल गई और एनडीए को 333 सीटें मिल गई, उन्हीं बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस के बाहर रेड कारपेट बिछा करके एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अब तक 27 देश नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत कर चुके हैं। वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दूसरे वैश्विक मंच हो, वहां उनके नेतृत्व में अब भारत की आवाज को सुना जाता है, महत्व दिया जाता है। जब से उन्होंने एस जयशंकर, जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, और जो चीन और अमेरिका में राजदूत भी रह चुके हैं, उनको विदेश मंत्रालय का भार सौंपा है, विदेश मंत्री बनाया है, तब से विदेश नीति में एक और नई धार आ गई है। अब एस जयशंकर यूरोपियन कंट्रीज में जाते हों, अमेरिका में जाते हों या कहीं भी जाते हों, वहां जाकर के खरी खरी कहने में और सुनाने में यकीन रखते हैं। और उनका सीधा सा फलसफा है कि भारत अब राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखता है। रूस क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, चीन के हित किसमें है, हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे। हमारे हित कहाँ हैं और उनको कैसे हम साध सकते हैं, हम तो इस पर ही आगे बढ़ेंगे, किसी को बात पसंद आए या ना आए। अभी कुछ ही दिन पहले एससीओ की, रक्षा मंत्रियों की एक बैठक थी चीन में। राजनाथ सिंह वहां गए थे और जो प्रस्ताव लाया गया था, जो दस्तावेज सामने रखा गया हस्ताक्षरों के लिए, उसमें बलूचिस्तान का तो जिक्र था, पर पहलगाम के आतंकवाद की घटना का, जेनोसाइड का जिक्र नहीं था।
और राजनाथ सिंह ने अपना पेन नीचे रख दिया, उस पर सिग्नेचर नहीं किया। और जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने पाकिस्तान और चीन को खरी खरी सुना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 के समिट में भाग लेने के लिए कनाडा गए तो उन्होंने अमेरिका और दूसरे देशों को ये कहते हुए ललकारा, फटकारा कि आतंकवाद पर जो ये दोहरी आपकी नीति है, जो दोगलापन है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विदेश मंत्री का भी बहुत सीधा सा स्टैंड है। ऐसी सरकार जो राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखती है, जो पहलगाम की घटना होने के बाद पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाती है कुछ घंटों की कार्रवाई में कि वो घुटनों पर आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए तिलमिला जाते हैं कि जहां पाकिस्तान में उनके एसेट्स रखे हुए हैं, भारतीय सेना उनको भी हिट करती है जाने अनजाने में। ऐसी सरकार के विदेश मंत्री पर अगर कांग्रेस बार बार अटैक कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की नीति, रणनीति या कुटिल नीति उनकी क्या है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी को जोड़ लेते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से एस जयशंकर के ऊपर अटैक किया है, सीधे राहुल गांधी ने किया, उसके बाद उनके प्रवक्ता, उनके आईटी सेल के महासचिव जयराम रमेश, फिर सुप्रिया श्रीनेत, सबने हल्ला बोला और इकोसिस्टम तो बस इनके इशारे की इंतजार में रहता है। फिर उन्होंने हल्ला बोलना शुरू किया। मैं आपको दो चित्र दिखाता हूं। एक चित्र ये है 2008 का है, शी जिनपिंग से राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं। उनके जिनपिंग से हाथ मिलाने और एस जयशंकर के हाथ मिलाने में क्या अंतर है? राहुल गांधी ने लिखा है अपने ट्विटर पर कि इन्होंने सर्कस बना दिया है विदेश नीति को। ये क्या कर रहे थे 2008 में? जी जी, मैं ये मानता हूं कि एस जयशंकर बहुत राजनीतिक तो नहीं है, उन्होंने बहुत कभी राजनीति नहीं की, वो एक कूटनीतिज्ञ है और बहुत ही शानदार विदेश मंत्री। लेकिन उनका एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा था कि उनको विदेश नीति की समझ नहीं है। इससे बड़ा बयान वो राहुल गांधी के लिए कुछ दे नहीं सकते थे। तब से आज तक कांग्रेस और राहुल गांधी एस जयशंकर को गलत साबित करना चाहते हैं। वो इसलिए गलत साबित करना चाहते हैं ताकि उनका ये बयान गलत साबित हो सके, क्योंकि वो राहुल गांधी नेहरू परिवार से हैं और नेहरू परिवार के किसी आदमी को विदेश नीति समझ में नहीं आती, ये बात कोई समझ नहीं सकता है। मतलब कम से कम वो परिवार नहीं समझेगा, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया के प्रीमियर थे। मतलब पूरी उसमें उन्होंने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसकी स्थापना की, वो पंचशील के समझौते जानते थे और उनकी दुनिया में बड़ी रेस्पेक्ट थी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, उनको पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड का लीडर बना जाता था, ये उनको लगता है, और इसीलिए उनसे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। फिर राजीव गांधी आए, उनकी छवि तो बहुत ही मिस्टर क्लीन थी, तो लिहाजा दुनिया उनको बहुत बड़ा नेता मानती थी। अब वो चूंकि मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त डिफेक्टो रहते थे या सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। इसके बावजूद उनको ये लगता है कि चूंकि इतनी बड़ी परंपरा है विदेश नीति की, और उसमें आप अगर राहुल गांधी को ये कह दें उनको विदेश नीति की समझ नहीं है, तो आप तो इनके पूरे तमाम परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, ये कांग्रेस को लगता है। जबकि वो एक वस्तु स्थिति बता रहे थे, विदेश सचिव रहे हैं, वो कांग्रेस के समय में भी रहे हैं, मनमोहन सिंह के समय में भी वो ब्यूरोक्रेट ही थे, फॉरेन सर्विस में ही थे। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि उनको ये समझ नहीं है कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर कोई पॉलिटिशियंस जो है एक अच्छा विदेश मंत्री नहीं हो सकता, और एक विदेश सचिव, हर कोई विदेश सचिव एक बहुत अच्छा वो भी नहीं हो सकता। ये बात तो सही है, लेकिन एस जयशंकर ने अपने आप को प्रूव किया। इस देश के अब तक के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्रियों में से
एक आप उनको बेहिचक कह सकते हैं, उनके शत्रु भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उनके कुछ बयान अगर आप देखें कि वो सीधे तौर पर यूरोप में जो है यूक्रेन युद्ध के संबंध में, जब यूरोपीय देश भारत पर रूस के खिलाफ दबाव डाल रहे थे कि भारत है रूस के खिलाफ जाना चाहिए, उस वक्त याद होगा आपको, उन्होंने सीधे तौर कहा था कि भारत के हित अपने हित हैं, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, यूरोप को केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया नहीं देखनी चाहिए, यूरोप को यह समझना होगा कि एशिया में भी चुनौतियां हैं। वो सीधे तौर पर उन्होंने चीन को कहा था, जिनके लिए भारत को अपने विकल्पों पर विचार करना होगा। इतनी क्लैरिटी के साथ बोलने वाले विदेश मंत्री को आप ये कह रहे हो कि वो चीन के साथ समर्पण कर रहा है। ये 2022 में स्लोवेनिया में उन्होंने, स्लोवाकिया में कहा था। एक उन्होंने कई बार दोहराया है कि हम सिर्फ यूरोप के हितों की सेवा नहीं कर सकते, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम हमारे हितों की बात करेंगे, हमको हमारे। आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने ये बताया था जब भारत ने बहिर्गमन किया था, मतलब उस पर फिलिस्तीन वाले मसले पर, तो किस तरह से कांग्रेसियों ने हल्ला मचा दिया था। उन्होंने ये कहा था, जबकि रिकॉर्ड से साबित हुआ था कि उनके समय में ज्यादा हुआ था। तो ये दिक्कतें ये हैं कि राहुल गांधी को ये लग नहीं रहा है, वो पूरी तरह से, उनको लगता है, मैं इस मामले में यही मानता हूं कि वो, उनको चीन से नाराजगी नहीं है, उनको चीन से इतनी नाराजगी नहीं है जितनी उनको एस जयशंकर से है। उनके बयानों का तो अर्थ यही लग रहा है, दुनिया भारत को उसी तरह स्वीकार करे जैसा वह है। भारत अब कोई ऐसा देश नहीं जिसको दूसरों से मान्यता की तलाश हो, भारत अपनी पहचान और अपने मूल्यों के साथ खड़ा है, ये इन्होंने 2023 वियना में कहा। तो आप अगर उनके बयान देखें तो वो बयान भारत की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इससे पहले इतनी मुखरता के साथ नहीं थी। मतलब रहा होगा क्या, और आप ने पूरा वो बना दिया है, पूरी तरह से एक सर्कस में बदल दिया है। तो मुझे लगता है कि ये बात थोड़ा सा बहुत ज्यादा चुभती हुई शब्द है, और ये व्यक्तिगत लगती है, ये आपको राष्ट्रीय हित की बात नहीं लगती है। कांग्रेस आपको ऐसा नहीं लगता जिसने इतने धीरेन्द्र जी, लंबे समय तक इस देश में शासन किया, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि एस जयशंकर ने सर्कस में तब्दील कर दिया है या विदेश नीति को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो विदेश विभाग के लिए ही चुने गए, विदेश सेवा के लिए ही सेलेक्ट किए गए, जो अमेरिका में, चीन में, कई देशों में राजदूत, उच्चायुक्त रहे, जो विदेश सचिव रहे भारत के, जो विदेश मंत्री हैं, उनकी समझ के ऊपर अगर आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और वाहियात टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने सर्कस बना दिया है, बर्बाद कर दिया है विदेश नीति को, तो क्या यही एक सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपको विदेश मंत्रालय की, विदेश नीति की एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है? देखिए, यही मैंने कहा कि जो शुरुआत ही मैंने की कि उन्होंने सीधे तौर पर जब वो ये टिप्पणी कर देते हैं कि राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के लिए कोई भी शब्द अब विदेश नीति के बारे में, क्योंकि वो एक शानदार, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पोस्ट क्या हो सकती है किसी भी आईएफएस के लिए, अपने कैरियर का सर्वोच्च पद विदेश सचिव के तौर पर होता है, और वो उसको उसके पूरे थ्रू आउट कैरियर में उसके एक शानदार काम की वजह से मिलता है नॉर्मली। वैसे तो आप जानते हैं कि राजनीति में क्या क्या होता है, लेकिन एस जयशंकर बहुत ही मितभाषी और अपने कार्य के लिए जाने गए, उनके साथ के बहुत सारे हैं, उनकी लिखी गई किताबें बताती हैं कि उन्होंने क्या किया है, पूरी दुनिया में उनके काम को जाना जाता है। इसके बावजूद अगर आप उन पर हमला कर रहे हैं, मैं बार बार यही मानता हूं कि ये कोई व्यक्तिगत चीज है जिसको अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये बात मानी नहीं जा सकती कि एक विदेश सचिव जैसा, जो खुद उनकी सरकार में रहा, भाई उन्होंने बनाया ना, उनके समय का है ना, तो आपने क्या सोच के एक आदमी को ऐसे को बना दिया जिसको विदेश नीति की समझ ही नहीं है, तो ये तो आपकी गलती है। अगर आप उसको देखते हैं तो उस वक्त का जो उनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल को आप कब किस तरह डालेंगे? तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो वाकई ही ये बात जो एस जयशंकर ने कही है उनको साबित करते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है कि वो
एस जयशंकर को ये जरूरत नहीं है कि वो ये बताएं कि वो विदेश नीति जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि उनका कैरियर इस बात की गवाही देता है। वो तो कैरियर है, उनका एक शानदार कैरियर है। धीरेन्द्र जी, एक और सवाल इसी से रिलेटेड। शशि थरूर यूएन में रहे, शशि थरूर कई जगहों पर रहे, विदेश नीति के बहुत अच्छे जानकार माने जाते हैं, उनकी कई किताबें हैं। सोनिया गांधी जब उनको लेकर के आई थी और उनको केरल से उन्होंने टिकट दिया, फिर मनमोहन सरकार में उनको मंत्री भी बनाया, तब तक शशि थरूर अच्छे विदेश नीति के जानकार थे इनकी नज़र में। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल में अगुवाई की, या उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री की विदेश नीति की प्रशंसा करनी शुरू की, उनके कदमों की उन्होंने जो भी दृढ़ता दिखाई उसकी प्रशंसा की, तो शशि थरूर उस डेलीगेशन का हिस्सा भी कांग्रेस नहीं बनाती है जो 32 देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के द्वारा भेजे जा रहे थे। देखिए, तो ना तो जयशंकर को ये विदेश मामलों का जानकार मानते हैं, निजी अहंकार के चलते, निजी खुंदक के चलते, और ना ही शशि थरूर को मानते हैं। और राहुल गांधी जो किसी पद पर कभी रहे नहीं, जो विदेश नीति के अच्छे जानकार भी नहीं माने जाते, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ऐसे टूट पड़ती है इन लोगों पर जैसे ये कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहे हों। और इसी से संबंधित एक सवाल और है, पहले आप इसका जवाब देंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एस जयशंकर का, चूंकि पहले थोड़ा सा वो रह गया था, मैं उसको डिटेल कर दूं, क्योंकि वो बने थे विदेश सचिव इनके समय में, सरकार के जो ये यूपी एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन उनकी पोस्टिंग्स आप देखिए, जो मैं थोड़ा सा राहुल गांधी वाली चीज को, मुझे लगता है डाटा ज्यादा बेहतर तरीके से बोले जाते हैं, क्योंकि इन्फरेंसेस हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन रेफरेंस आपके सबसे बेहतर होने चाहिए। जब ये सरकार आई, जब यूपीए में, तो विदेश मंत्रालय के दौरान वे नई दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, और उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में सबसे ज्यादा, जो भारत अमेरिका का असैन्य परमाणु समझौता, जिसको मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता माना था, कांग्रेस 2005 में हुआ था, 2005 में हुआ समझौते को, उसमें वो बातचीत में शामिल थे। यानी यूपीए की सबसे बड़ी उपलब्धि में वो उस वक्त अमेरिकन डेस्क देख रहे थे। इसके बाद सिंगापुर में वो भेजे रहे उन्होंने उसके साथ। फिर इंटरेस्टिंग सोचिए कि 2009 से 2013 तक, यानी इतने अहम टेन्योर में वो कहां थे? वो चाइना में राजदूत थे। चीन में सबसे लंबे समय तक काम करने वाले राजदूत के तौर पर उन्होंने काम किया, और इस दौरान चीन के साथ भारत के संबंध कभी अच्छे रहे, कभी खराब रहे, दोनों चीजें आपने देखी है यूपीए में। और लास्ट में फिर वापस वो अंतिम समय में अमेरिका में भारत के राजदूत थे, जब एक नई स्थिति। तो आप अब इसके बाद आप राहुल गांधी के उन आरोपों को जो चाहे समझ लें। पूरी दुनिया में अब आते हैं, जो आपका सवाल था कि जब तक शशि थरूर ने इस पार्टी के अध्यक्ष के, जो नॉमिनेटेड था, जो खड़ाऊ अध्यक्ष बोला जाता है, जब तक उस खड़ाऊ अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी, तब तक शशि थरूर बहुत ही शानदार थे, बहुत ही अच्छे दरबारी थे, बहुत ही अच्छे, माफ कीजिएगा दरबारी शब्द शायद अच्छा ना लगे, लेकिन बहुत अच्छे विदेश नीति के समझदार थे, चूंकि दरबार में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक पार्टी के अंदर अपनी स्वतंत्र चेतना के नाम पर एक लड़ूंगा, जबकि वो गांधी परिवार के खिलाफ नहीं था, लेकिन चूंकि गांधी परिवार ने जिसको चुन लिया उसके खिलाफ आवाज थी, तो शशि थरूर के साथ ये बिगड़ाव शुरू हो गया। टिकट उनको इसलिए भी मिला क्योंकि एक मध्यम वर्ग के तौर पर उनको बेहतर, बाद में कि वो जो है केरल जो पढ़ा लिखा स्टेट है, तिरुवनंतपुरम सबसे पढ़ी लिखी गई राजधानी होगी जहां बहुत सारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है, तो लिहाजा उनको वो टिकट दोबारा इस बार मिला। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ कर दी, आपको याद होगा, एक मैं माफ कीजिए थोड़ा सा उदाहरण आपके साथ ही देते हैं। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, मुझे नहीं मालूम लेकिन आपके समय, लेकिन हमारे समय में जब हम बच्चे थे, कोई चिड़िया का बच्चा आपने देखा होगा घोंसले से नीचे कई बार गिर जाता था, तो अगर कोई बच्चा उसको रखना चाहता था ऊपर, तो बाकी बच्चे ये कह के रोकते थे कि नहीं नहीं, अगर इसको आप हाथ लगाओगे तो इसमें से स्मेल आएगी और फिर चिड़िया इसको
दाना नहीं देगी जो इसकी मदर चिड़िया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस कुछ इसी तरह से हो गई है। अगर मोदी या दूसरे तमाम लोग किसी नेता को छू देते हैं तो फिर उसको दाना नहीं मिलता, कांग्रेस के अंदर उसको दाना नहीं मिलेगा। ये हुआ, मोदी उसकी तारीफ करते हैं और शुरू हो जाता है पूरा खेल। यहां तक कि पूरी दुनिया में जब प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उस वक्त वो पार्टी नाम नहीं दे रही है जिसकी किताब को दुनिया भर में अब कोट किया जाता है, खास तौर से इंडिया से जिस तरह से कैसे जो मनी का ड्रेन हुआ, वो अमेरिका जो इंग्लैंड में सीधे तौर पर बताता है कि आपकी समृद्धि हमारे खून से आई है, 36 ट्रिलियन डॉलर आप लोगों ने स्टील किया है। ये बात जब वो कहता है जिसको कभी जिसने वो लड़ा यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शंस के लिए, उस शख्स को आप अब बिल्कुल इस लायक भी नहीं मानते कि वो भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर एक मंत्रिमंडल उसमें जा सके प्रतिनिधिमंडल में। तो ये कांग्रेस की दिक्कत है, ये उनकी समझ की दिक्कत है। इससे शशि थरूर का कुछ नहीं बिगड़ता, उनकी नॉलेज पर इससे कतई डेंट नहीं आता। अगर आप एस जयशंकर को कोसना चाहते हैं तो आप कोस सकते हैं, लेकिन इससे उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस नहीं कर सकते, वो करते ही नहीं है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या जाति की लड़ाई इस समय है, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर लड़ाई हो रही। वो सिर्फ एक बात जानते हैं कि मुझे मेरे देश के लिए क्या हासिल करना है। इतनी बड़ी जो इस समय वॉर चल रही है पूरी दुनिया में, ये भारत ने, मैं यूपी और अगर एनडीए का अगर आप कहेंगे तो मैं उसका कंपैरिजन भी बता सकता हूं कि ये किस तरह से इन दोनों के समय में हमारी विदेश नीति कैसी रही। ये हमारी विदेश नीति का वो दौर है जब हम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, हो सकता है वक्त खराब हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो भारत में अचानक ट्रंप का ये आइडिया बन गया, उसको पाकिस्तान फिर कुछ दिखने लगा और उनको लगा कि यहाँ सेंटर पे रहना है। और पाकिस्तान जो हमेशा से ज्योग्राफिकल रेंट वसूलता है अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, सेम चीजें दोबारा उपलब्ध हुई। लेकिन इसके बावजूद आप ये सोचिए कि इतने कंट्राडिक्शंस के बीच में एक शख्स, जबकि पूरा यूरोप रो रहा था और रोकने की कोशिश कर रहा था, रूस से वो तेल खरीदता है, सबसे बड़ा आयातक बनता है, उसके बावजूद अमेरिका इसके साथ काम करता है। वो रूस से 400 लेता है, S-400, जिसके लेने भर से अमेरिका के काटसा लॉ से बाहर निकलना भारी होता है, जो उसने तुर्की पे किया। लेकिन इसके बावजूद आप अमेरिका आपको F-35 देना चाहता है। वो एक ऐसा विदेश मंत्री है जो पूरी दुनिया में भारत की जो नई पॉलिसी है, जो भारत का राष्ट्रवाद का और भारत का किसी भी बाहरी हमले के खिलाफ खड़े होकर जवाब देना, उसका प्रतिनिधित्व करता है। आप उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके इन सवालों से जनता कोई प्रेरित होती, यहां तक कि आपके वोटर को शायद ये उसको भी बहस करने में शायद दिक्कत आती होगी कि यार राहुल जी पता नहीं एस जयशंकर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, वो तो अच्छा बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है। एक फोटो और दर्शकों को दिखाता हूं, 2008 का फोटो है। सोनिया गांधी, आनंद शर्मा, चीन के दो और नेता, जिनमें शी जिनपिंग जब तब महासचिव हुआ करते थे, राष्ट्रपति नहीं बने थे, राहुल गांधी और उनके कोई पार्टी के महासचिव सिग्नेचर कर रहे हैं किसी MOU पर, जिसको लेकर के तमाम तरह की जानकारियां आती रहती हैं और गोपनीयता अभी तक बरतते हुए कांग्रेस पार्टी। एक और चित्र देख लेते हैं। जब डोकलाम में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, भारत और चाइना की, तो राहुल गांधी अपने परिवार के साथ, जिनमें रॉबर्ट वाड्रा और उनकी बहन जी भी थी, डिनर पर जाते हैं चीन के दूतावास। तब सवाल खड़े हुए थे, रणदीप सुरजेवाला ने और कुछ दूसरे लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, सफाई देने की कोशिश की कि नहीं राहुल गांधी वहां नहीं गए हैं, ये तो अफवाह। लेकिन तभी चाइना वाली वेबसाइट पर ये फोटो अपलोड हो गए और कांग्रेस को कहना पड़ा कि वो तो बस दूतावास इसलिए गए थे ताकि डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ है उसकी जानकारी ले सकें। तब राहुल गांधी की बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि अगर आपको जानकारी ही लेनी है तो भारत के विदेश मंत्रालय से आपको जानकारी लेनी चाहिए थी या प्रधानमंत्री ऑफिस से लेनी चाहिए थी। चाइना के राजदूत के पास आप क्यों गए थे? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। जो मैं
बात कह रहा था शुरू में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 27 देशों का नागरिक सम्मान मिल चुका, सर्वोच्च सम्मान मिल चुका। इनमें 16 देश ये हैं और 11 देश ये हैं। ये जो मोदी जी को सम्मान मिल रहा है विदेश में, कहीं चिढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी तो नहीं है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं मानता हूं कि सरदार पटेल ने 18 साल पहले चाइना के बारे में, मतलब उनका जब अटैक हुआ उससे ठीक 18 साल पहले उन्होंने एक लेटर लिखा था और वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, माय डियर जवाहरलाल कह के। उन्होंने कहा था कि देयर इज नो डाउट दैट ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द, वो अपने राजदूत जो वहां थे और चाइना के बीच के कोरस्पोंडेंस के बीच में उन्होंने स्टडी करके लिखा था। उन्होंने कहा था द ट्रेजेडी ऑफ इट इज दैट द तिब्बतियन पुट फेथ इन अस, दे चूज टू बी गाइडेड बाय अस एंड वी हैव बीन अनेबल टू गेट देम out of the messes of the Chinese diplomacy or Chinese malevolence. From the latest position is appear that we shall not be able to rescue the Dalai Lama. The suspicions of India, our ambassador has been at great pain to find an explanation or jurisdiction for Chinese policy and action. वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से हमारे जो वहां राजदूत हैं वो कितनी मेहनत के साथ चाइना के लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे, हमारे देश के लिए नहीं। ये जो है ये उन्होंने उस समय कहा था और ये भी बताया था कि किस समय जो है अटैक की बहुत जल्दी, ये बहुत लंबा लेटर है, मैं आपको इस समय नहीं वो करना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत लंबा लेटर है जो हिमालयन ब्लेंडर में है, खुद लिखा हुआ उन्होंने। तो ये जो समझ इनकी, जिसकी आप बात कह रहे थे, जो आपने फोटो दिखाया, चूंकि मैं उसी फोटो के लिए रेफरेंस दे रहा था, कि आप ये सोच के देखिए कि जिस पार्टी के जो फाउंडर और जो बेहतरीन, जो उसके मतलब जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे और नेहरू के साथी थे गाइडेंस, वो शख्स उस चाइना पर किस तरह की पूरी पोजीशंस बताता है। उसके बाद अगर आप 18 साल बाद भी देखते हैं तो वो अटैक होता है और उस अटैक के बावजूद आप हारते हैं और आप फिर 2008 में समझौता करते हैं उसी पार्टी से। ये बताता है कि आप सबक नहीं सीखना चाहते, आप दूसरों को क्रूसीफाई करना चाहते हैं। आप आज ये कह रहे हैं कि गलवान में हो गया हमारे साथ और उन्होंने पाकिस्तान में हमारे साथ ये किया है और आप उनसे दोस्ताना कर रहे हो, लेकिन आप 62 की इतनी बड़ी हार, 1948-49 के बाद अक्साई चिन, 1987 सामदारांगचू, इन सब के बावजूद आप उनके साथ समझौता करते हो, जिसकी डिटेल्स नहीं शेयर करते देश के साथ। ये आपकी पोजीशन है। ये फोटो, और इतना ही नहीं धीरेन्द्र जी, वॉशिंगटन में बैठकर, लंदन में बैठकर आप चाइना की प्रशस्ति करते हो। आप कहते हो कि चाइना बहुत बढ़िया कर रहा है, भारत उसके सामने कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि चाइना को लेकर इतनी बड़ी बात, आप चाओ एन लाई के साथ आप इतना खुश 1953 में पंचशील का सिद्धांत, आपको लग रहा था, आपको बार बार ये समझाया जा रहा है। ये पूरी किताब जो ब्रिगेडियर जेपी दलवी की है, जिसको फ्रैंक मॉरिस ने, जो डिफेंस और उसमें बहुत ही बड़ा नाम थे, उसकी तरफ से ये किताब बताती है कि आपने एक फर्जी आक्रामक नीति ने अपनाई, आपके डिफेंस आपकी मजबूत नहीं थी, आपके लोगों को आपने छोड़ने के लिए मजबूर किया। आपने एक ऐसा जनरल बनाया जो वॉर पे नहीं गया, जो वॉर पे नहीं पहुंच रहा था, जो ग्राउंड्स पे नहीं जा रहा था, मूवमेंट के आदेश दिए। तो ये उस देश, आपकी चाइना को लेकर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा डिकॉय था, बहुत बड़ा चाइना ने आपको बेवकूफ बनाया था और आप फिर पहुंच गए। आज आप गलवान के लिए तो कह रहे हो, लेकिन आपको 62 याद नहीं आ रहा, आप आज भी उसकी प्रशस्ति कर रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये बात समझ में नहीं आ रही कि चाइना हमारा दुश्मन है कि एस जयशंकर हमारे दुश्मन है। कांग्रेस के बयानों से हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगता है कि वो है, मैं इसको कैसे देखूं ये कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो जिस तरह से एस जयशंकर को निशाने पर रखे हुए हैं, मुझे ये बड़ा दिलचस्प दिखता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
और हमारे तो हम ये होती है कूटनीति जो इस समय एस जयशंकर ने की है कि वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले, वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिले, वहाँ के विदेश मंत्री से भी मिले, हमारे रक्षा मंत्री एससीओ समिट में भी गए, उनको सुना करके भी आए। और एस जयशंकर के जाने से ठीक पहले हमारे सेना के उप प्रमुख ने ये भी भंडा फोड़ दिया चीन का कि जिस समय ये 4 दिन का युद्ध चल रहा था, उस समय जो हमारी सिचुएशंस थी वो चीन उनको शेयर कर रहा था। यानी चीन को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेला है हमने। और कूटनीति की सफलता ये कि इसके बाद एस जयशंकर बीजिंग भी पहुंच गए। देखिए, अगर हम ये देखें तो हम उनके साथ सीधे तौर पर बहुत अच्छे संबंध नहीं कर सकते, तो बहुत बुरे संबंधों से बचना होगा। हम दुनिया की 4th इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। चाइना ने अपने आप को 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के तौर पर इस्टेब्लिश कर रखा है। चाइना ने बहुत लंबी तैयारियां कर रखी है। चाइना पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मेटल का 85% माइन करता है। वो पूरी दुनिया की कई मार्केटों को हिला सकता है। लेकिन आप इस समय एक लॉन्च पैड पर आए हैं। आपकी इकोनॉमी आगे निकलना चाह रही है, बूम करना चाह रही है। आपके लिए अपने 85 करोड़ लोगों को, जिनको आप आज भी राशन के सहारे जिंदा रखे, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना ज्यादा बड़ा है। देखिए, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के साथ, समझौते के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी बातें उनकी आंखों में डाल के, वो ये कह रहे हैं कि सीमा विवाद हल होना चाहिए, सीधे तौर पर कह रहे, वो कह रहे कि जो समझौता जो है, व्यापार को जो है वो नहीं बनाना चाहिए टूल्स, वो खुद कह रहे हैं। तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप पूरी दुनिया में चाइना पूरी दुनिया की अब एक बड़ी ताकत है, आपके बिल्कुल बराबर में है। वो पाकिस्तान के साथ ये खेल कर सकता है कि वो पाकिस्तान को अपना हथियार बना सकता है। लेकिन आप पाकिस्तान की तरह चाइना पर सीधा हमला नहीं कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा, क्योंकि दुनिया में इस वक्त क्वाड जैसी संस्था इसलिए बनाई जा रही है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। देखिए, दुनिया को समझने के लिए 2 चीजें हैं कि कोल्ड वार जो था, अगर हम ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री और वेस्टर्न ब्लॉक कंट्री के, यानी जो उसकी बात करते हैं कि जो वो था कोल्ड वार, उसमें ब्लॉक्स था। रशिया या यूएसएसआर उसको हेड कर रहा था, अकेला यूएसएसआर से मुकाबला नहीं था। लेकिन चाइना के मुकाबले के लिए पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, अमेरिका क्वाड बनाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग पोजीशंस बन रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि उस देश ने कितनी बड़ी अपने आप को पोजीशंस में रखा है। तो ये बात समझने की जरूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी विदेश नीति और थोड़ा सा मौजूदा हाल देखना पड़ता है। उसमें मुझे लगता है कांग्रेस उसको छोड़कर इस समय व्यक्तिगत तौर पर एस जयशंकर को, क्योंकि उसने उनके नेता के खिलाफ कुछ कह दिया है, लिहाजा उनको हर हाल में ये साबित करना है। एक पीएचडी करने वाले आदमी को किसी धंधे पर आप उसको ये कहने चाह रहे हैं कि इसको एबीसीडी नहीं आती। और एस जयशंकर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और विदेशों में मिल रहे उनको सम्मान, और भारत की जो सिचुएशन इस समय पूरी दुनिया में लगभग शीर्ष पर आई है, उससे भी आपको ईर्ष्या है, परेशानी है, उसको भी आप हिट करना चाह रहे हैं। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने इतना समय निकाला और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।